हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो गैस लॉज हम पढ़ रहे थे, तो आज के लेक्चर में हम गैस लॉज में से चार्ल्स लॉ जो है वो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं चार्ल्स लॉ में कि दिस लॉ वाज गिवन बाय दिस लॉ वाज गिवन बाय जैकस चार्ल्स in the year 1787, ठीक है। but was further elaborated by you can say Gay-Lussac in 1802. Gay-Lussac in 1802. तो ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चार्ल्स लॉ वाज गिवन बाय जैकस चार्ल्स in 1787 and it was further elaborated or modified by Gay-Lussac in 1802. Next important point about this Charles law is that it deals अबाउट विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज़। बेटा, जो हमने मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ मास, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर पढ़ा था, तो इनमें से ये कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि चार्ल्स लॉ डील्स विद द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसके साथ डील करता है ये एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट कंडीशंस ऑफ pressure and number of moles, that means amount of gas. okay, तो constant pressure और number of moles of gas जो है ये दोनों measurable properties जो हैं ये constant रहती हैं इस चार्ल्स लॉ के दौरान। तो नेक्स्ट हम बताएंगे बेटा इसका स्टेटमेंट, ठीक है, जो आप स्टेटमेंट याद रखेंगे नेक्स्ट। तो स्टेटमेंट में बेटा आप पहली चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, जस्ट अ मिनट। स्टेटमेंट इसका आप लिखेंगे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर the volume of a given amount of a gas, the volume of a given amount of a gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius or 0 degree centigrade every 1 degree, for every 1 degree rise or fall in temperature, for every 1 degree rise or fall in temperature. तो ये है बेटा स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का, जो कि ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। लेकिन ये सारी चीज़ हम बता रहे हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब आप बताएंगे कि सर अभी आपने बताया कि चार्ल्स लॉ जो है ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ डील करता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो आप यहाँ पे क्यों कांस्टेंट प्रेशर की ही बात जितनी कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो मास ऑफ द गैस है, वो तो हम उसकी कॉन्स्टेंसी की बात तो हम पहले ही कर रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस या द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। तो ये गिवन मास जो है ये तो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। अगर आप एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ना भी लिखें तो भी नंबर ऑफ मोल्स यानी मास ऑफ द गैस जो है वो कॉन्स्टेंट ही है। हाँ, अगर आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है तो आप वहाँ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट
नंबर ऑफ मोल्स दैट मीन्स n करके लिख सकते हो, नहीं तो फिर काफ़ी है एट कांस्टेंट प्रेशर बताना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का की जो कॉन्स्टेंसी की बात है वो हम स्टेटमेंट में ही बता देते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास या गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस। ओके तो इसके बाद जो है बेटा नेक्स्ट हम इसका बताएंगे, एक मैथमेटिकल फॉर्म बताएंगे चार्ल्स लॉ का, लेकिन एक सपोजिशन लेते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री, जो मतलब हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है बेटा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, लेट्स सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V0। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 0 डिग्री आपको पता है कि 0 डिग्री इज नथिंग, ठीक है। अभी टेम्परेचर मतलब यहाँ इंक्रीज डिक्रीज या जिसको हम बोलेंगे कि इम्पोज अभी चेंज हुई नहीं है, टेम्परेचर अभी 0 है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम जो गैस का वॉल्यूम बता रहे हैं एज पर द स्टेटमेंट ऑफ दिस चार्ल्स लॉ, वो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सपोज दैट या लेट्स अज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0, दैट मीन्स V0 की वॉल्यूम 0 है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो, वो कुछ भी नहीं हो, तो यहाँ पे आप बताओगे बट वॉल्यूम V0 वॉल्यूम कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हम यहाँ पे नहीं मान सकते हैं कि वॉल्यूम, हाँ जो हम ये बता रहे हैं कंडीशन के मुताबिक कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो 0 है, ये हम बता रहे हैं सो फार एज द स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ इज कंसर्न। अब चूंकि हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ वाला पार्ट पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ में बेटा, अब हम इसके बाद बताएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अभी तो 0 डिग्री पे बताया, 0 डिग्री पे हमने बताया कि 0 डिग्री पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो V0 है, वॉल्यूम 0 है, लेकिन अब हम बता रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप ज़रा यहाँ पे ध्यान करेंगे, हम क्या बता रहे हैं स्टेटमेंट इसका, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल। लेकिन पहले 0 डिग्री कंसिडर करना ही करना है, उसके बाद चाहे 1 डिग्री राइज फॉल आए या ये इंक्रीज आए या डिक्रीज आए टेम्परेचर में, उसके साथ आपने इसको रिलेट करना। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, मैं इसे लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको कि मैं V0 लिख रहा हूँ, और प्लस लिखूँगा मैं, अब देखिए स्टेटमेंट है इंक्रीजेज और डिक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273, तो मैं प्लस में यहाँ पे लिखूँगा 1/273 ऑफ V0 या V0 जिसको आप बताओगे, इस तरह से लिखेंगे हम। समझ आ रही है आपको बात? तो आप सपोज कीजिए इसको अगर मैंने फर्दर थोड़ा सा इलाबरेट करना होगा तो मैं इसको मॉडिफाइड फॉर्म में बेटा लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये V0 में यहाँ पे क्या करूँगा कॉमन निकाल दूंगा और अंदर रहेगा मेरे पास 1 + 1/273। इसको आप रिलेशन को बेटा याद रखना, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली अगर मुझे बताया जा रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 2 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना, तो मैं क्या लिखूँगा इट इज़ इक्वल टू, ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री जो कि V0 है, V0 है, प्लस में लिखूँगा 2/273। जब मुझे 1 डिग्री पे पूछा गया था तो मैंने लिखा था 1/273। अब जब मुझे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा जा रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/273 ऑफ V0 या V0। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा V0 को फिर से कॉमन करते हुए, यहाँ जब V0 कॉमन आ गया अंदर 1 रह गया, प्लस 2/273 और V0 जो है ये कॉमन निकाल दिया हमने, तो ये रिलेशन हमारी यहाँ पे आ जाती है। अब इसी तरीके से आप निकालते जाइए। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ गैस एट 3 डिग्री सेल्सियस, इसका रिलेशन आएगा इक्वल्स टू V0 प्लस 3/2
273 ऑफ वी नॉट, जो कि बनेगा वी नॉट कॉमन 1 + 3/273। कुछ इस तरह के रिलेशंस आपके पास आते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जनरल स्टेटमेंट, यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन निकालना चाहूँगा यहाँ से, तो मैं लिखूँगा बेटा इसी तरह से सिमिलरली, क्या लिखूँगा यहाँ पे, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। T डिग्री मतलब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो T डिग्री सेल्सियस में पे मैं जनरल एक्सप्रेशन वॉल्यूम ऑफ गैस का लिखने जा रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे बेटा फिर से लिख रहा हूँ वी नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस को हम थोड़ा सा, मैं बता दूँ आपको, वॉल्यूम बता रहे हो वॉल्यूम ऑफ गैस, तो हम इसको लिखेंगे VT, क्या लिखेंगे, VT करके लिखेंगे, या लिखेंगे इसको VT डिग्री सेल्सियस, तो इक्वल्स टू ये आएगा वी नॉट तो आएगा ही 0 डिग्री वाला टेम्परेचर, प्लस करेंगे हम T डिग्री सेल्सियस, जितना ये होगा T डिग्री सेल्सियस अपान 273 ऑफ वी नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी बेटा। ये जो हमने 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे टेम्परेचर्स पे वॉल्यूम ऑफ गैस देखा, तो उसका एक जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाला कि VT इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री प्लस T डिग्री सेल्सियस बाई 273 ऑफ वी नॉट। दिस इक्वेशन इज नॉन एज इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से आप लिखेंगे फर्स्ट इज नॉन एज जनरल मैथमेटिकल, it is known as general mathematical form of Charles law। ओके बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आप बताएंगे बेटा, ठीक है, यहाँ पे भी हम एक और कंडीशन लेंगे। इफ सपोज दैट इफ द सेम अमाउंट ऑफ गैस, इफ द सेम अमाउंट ऑफ गैस with the same amount of gas with volume at 0 degree Celsius equals to V0 or V0 changes its temperature। अगर यही सेम अमाउंट ऑफ गैस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिसका वॉल्यूम 0 है, V0 है, V0 है, चेंजेस इट्स टेम्परेचर, अगर वो गैस इन कंडीशंस पे टेम्परेचर चेंज करती है, कहाँ से, फ्राहम T1 डिग्री सेल्सियस टू T2 डिग्री सेल्सियस, देन बेटा तब यहाँ पे क्या होगा, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमने अभी लिखी थी ऊपर, वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी इस तरह से, ये बात कहते हुए ये बन जाएगी VT1 मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट T1 कंडीशन, T1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, इनिशियल temperature T1 degree, and VT2 will represent the volume of gas at final T2 degree Celsius. Firstly we will calculate VT1 and it will be equal to, as per the general notation of equation first, it will become VT1 equals to V0 into 1 plus, या आप इसको पूरा लिखिए बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ लिखिए आप T1 is equal to V0 plus T1 is equal to V0 plus T1 डिग्री सेल्सियस अपान 273 ऑफ V0, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे बेटा, ये हो जाएगा VT1 इज इक्वल टू V0 को कॉमन कीजिए, अंदर रहेगा 1 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस अपान 273, ठीक है, ये यहाँ तक रहेगा, थोड़ा यहाँ तक 1 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस अपान यहाँ है T1 डिग्री सेल्सियस अपान 273, ना कि ये होल अपान है, ठीक है, होल अपान नहीं है ये। मैं इसको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ आपको। ये बन जाएगा बेटा V0 कॉमन इंटू 1 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस अपान 273, हाँ ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, VT1 वॉल्यूम ऑफ गैस है T1 डिग्री, इनिशियल T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सिमिलरली बेटा इसी तरीके से आप करोगे
वॉल्यूम ऑफ गैस है T2 डिग्री सेल्सियस, VT2 दैट विल बी कम इक्वल टू, सिमिलरली इसी की तरह अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसको भी पहले लिखेंगे V0 प्लस T2 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 ऑफ V0। जब V0 कॉमन करेंगे ये हो जाएगा V0 प्लस हो जाएगा V0 इंटू, सॉरी V0 जब कॉमन करेंगे V0 इंटू 1 प्लस, ये प्लस पहले ना लिखें आप, V0 कॉमन इंटू 1, ये यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस T2 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, ये इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये VT1 इक्वल्स टू दिस वन और VT2 आपके पास बेटा इस तरह हो जाएगा। सपोज दैट कि ऊपर आपने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है, ठीक है, यहाँ इसका नाम आप बेटा इक्वेशन सेकंड दे दीजिए और इसका नाम आप इक्वेशन थर्ड दे दीजिए। अब जब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड आप अपनी कॉपी पे नोट कर दीजिए इनको, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, नाउ डिवाइड, जब इक्वेशन थर्ड सेकंड आपके पास आ गई, नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को बेटा थर्ड से डिवाइड करो, हमें क्या मिलता है, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करो, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करो। VT1 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड है, इसकी लेफ्ट साइड है, इसको डिवाइड करो इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट साइड से जो कि है VT2 इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट की राइट साइड जो है वो है V0 इंटू 1 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 डिवाइड बाई V0 इंटू 1 प्लस T2 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। यहाँ से V0 जो है हमारा ये कैंसिल हो जाता है, ये डिवाइड होके कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास बनती है VT1 अपॉन VT2 इज इक्वल टू, ये बन जाता है V0 कैंसिल हो गया। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आप अंदर रह गया बेटा यहाँ पे 1 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 अपॉन 1 प्लस T2 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर्स को भी क्रॉस करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे ये हो जाएगा बेटा VT1 अपॉन VT2 इज इक्वल टू, ये 273 1 ज़ा 273 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, T1 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, अपॉन 273 1 ज़ा 273 होल अपॉन, इसी तरह से यहाँ पे भी 273 प्लस T2 डिग्री, 273 प्लस T2 डिग्री सेल्सियस अपॉन, इधर भी आएगा 273 1 ज़ा 273। ये 273 जो है बेटा ये यहाँ पे फिर से आपस में डिवाइड होके कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन, VT1 अपॉन VT2 इज इक्वल टू, ये बच गया 273 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 प्लस T2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहीं पे मैं बता रहा हूँ अब इस एक्सप्रेशन में बेटा, बट 273 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस, बट T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 या 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या T डिग्री प्लस 273 एक ही बात है, इज इक्वल टू बेटा टेम्परेचर इन केल्विन। जब हम 273 ऐड करते हैं किसी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, तो जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर इन केल्विन माना जाता है। जैसे यहाँ पर 273 प्लस T1 डिग्री, 273 प्लस T2 डिग्री, भाई ये 273 प्लस T डिग्री जो है ये तो टेम्परेचर इन केल्विन बनेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बनेगा, ठीक है। तो बट 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, एंड दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलेंगे हम इसको बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। रिप्रेजेंटेड बाय 273 प्लस T1 डिग्री को T1 कैपिटल से लिखेंगे और 273 प्लस T2 डिग्री को हम बेटा T2 कैपिटल से लिखेंगे, यानी ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये बनेगी, ठीक है। आप ज़रा ध्यान करिए, यहाँ पे हमारे पास था, मैं इसको लिखूंगा लेकिन पहले VT1 अपॉन VT2 इज इक्वल टू 273 प्लस T1 डिग्री था, उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो पहले लिखते हैं उसको, 273 प्लस T1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 प्लस T2 डिग्री सेल्सियस।
अब देखिए बेटा यहाँ पे ये 273 प्लस T1 डिग्री 273 प्लस T2 डिग्री, तो मैंने बताया आपको ये किसके बराबर लिखना है मैंने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, लेकिन ये T1 वाली कंडीशन है तो मैं इसके साथ 1 लिखूंगा T1। इसकी जगह पे मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर T लिखूंगा कैपिटल में, लेकिन इसको लिखूंगा 2 कंडीशन, क्योंकि ये फाइनल स्टेट वाली है ना, मैं इसको 2 लिखूंगा। और यहाँ पे जो ये वाली एक्सप्रेशन है VT1 अपॉन VT2, अब मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, मैं लिखूँगा VT1 के बजाय सिंपली 1 लिखूँगा, यानी जो मैं ये V के साथ 1 लिख रहा हूँ ये 1 रिप्रेजेंट करता है T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर अपॉन V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T2 टेम्परेचर, V2 का मतलब होगा जो दोनों बराबर आ रहे हैं, आगे मैं लिख रहा हूँ, इसकी जगह मैंने बताया आपको T1 लिखूँगा मैं, अपॉन इसकी जगह पे मेरे पास आएगा T2। तो इक्वेशन देखिए बेटा क्या हो जाती है, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 जो है बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ कॉपी पे लिखेंगे इक्वेशन 4 गिव्स, ये हमको क्या देती है, एनदर, इक्वेशन 4 गिव्स एनदर फॉर्म ऑफ, ये एक दूसरी शक्ल प्रोवाइड करती है, अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ विच स्टेट्स दैट, देखिए आप स्टेटमेंट है बेटा, ये जो अनदर फॉर्म है चार्ल्स लॉ की वो क्या है, इक्वेशन 4 कह रही है विच स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे आप, विच स्टेट्स दैट विच स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ a given amount of a gas is directly proportional to its मतलब गैस का its absolute temperature, is directly proportional to its absolute temperature, okay, at constant pressure। लेकिन ये चीज़ हम बता रहे हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एज वेल एज कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, लेकिन खैर वो तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फिर से स्टेटमेंट में द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस बता रहा हूँ, तो गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस में जो मतलब मास ऑफ द गैस है जिसको हम नंबर ऑफ मोल्स में यूजुअली कंसिडर करते हैं वो कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन प्रेशर हमें यहाँ पे लिखना है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट है, इसका मैथमेटिकल क्या लिखेंगे, जो ये सेकंड फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ आई हमारे सामने बेटा इस वक्त, तो मैं इसको लिखूंगा मैथमेटिकली, इसका मैथमेटिक फॉर्म लिखेंगे हम, मैथमेटिकली वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज V, so it is found to be as per the statement directly proportional to the temperature of the gas, so V is directly proportional to T, okay। नेक्स्ट जब हम वॉल्यूम इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, ये बन जाएगी इक्वेशन V इज इक्वल टू KT, V इज इक्वल टू KT, वेयर यू नो V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस एंड K इज, तो यहाँ लिखेंगे न्यू टर्म K है, वेयर K इज इक्वल टू बेटा ये आप बताएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को आप बता दीजिए बेटा इक्वेशन 5, ये V इज इक्वल टू KT वाली इक्वेशन जो है, यहाँ से आप एक और कंडीशन बताएंगे बेटा, आप यहाँ पे लिखेंगे इफ अ गैस चेंजेस इट्स वॉल्यूम, अगर मान लो ये तो V इज इक्वल टू KT आ रहा है, अगर एक गैस जो है वो चेंज वॉल्यूम कर रही है, इफ अ गैस चेंजेस इट्स वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, अगर एक गैस का वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पहले V1 था, बाद में जो है टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण वो V2 हो गया, ठीक है, इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 absolute by change in due to change in absolute temperature T1 from T1 to T2,
लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर देन चार्ल्स लॉ बिकम्स तो चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा बेटा, चार्ल्स लॉ बिकम्स ये हो जाएगा। ज़रा ध्यान करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ये हो जाएगा। मुझे नहीं लगता लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूँ आपको। ये इक्वेशन हो गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ ये किस तरह से आई हमारे पास, यहाँ पर इसको आप नोट करो या स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम इक्वेशन 5 में कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू KT, तो यहाँ से आप एक रिलेशन जनरेट कर सकते हो बेटा। आप यहाँ से लिख सकते हो और करके, समझ आ रही है आपको बात, RV/T, यानी K और T को तो मल्टीप्लाई है, जब आप टेम्परेचर को ट्रांसपोज करोगे राइट से लेफ्ट तो ये वॉल्यूम को आके डिवाइड हो जाएगा। और V/T इज इक्वल टू K। आप ऐसा कीजिए, जहाँ इक्वेशन 5 इसको लिखा है उसको इक्वेशन 5 लिखिए, इसको इक्वेशन 6 लिखिए, और जो अभी मैंने इक्वेशन 6 ऊपर लिखी थी उसको इक्वेशन 7 डाल दीजिए, यानी V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 को आप इक्वेशन 7 डाल दीजिए। अब जरा इक्वेशन 6 को देखिए बेटा, इक्वेशन 6 कह रही है कि वॉल्यूम टेम्परेचर रेशो जो है ये कांस्टेंट के बराबर है, द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट के। तो अगर मेरे पास गैस है जिसका वॉल्यूम इनिशियल V1 है, टेम्परेचर इनिशियल T1 है, तो V/T करके मैं V1/T1 आल्सो लिख सकता हूँ इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब वो इनिशियल वॉल्यूम, जब उसमें गैस ने वॉल्यूम चेंज कर दिया होगा, अगर स्टार्टिंग में V1 था, बाद में अगर वो V2 हो गया, इसी तरह से टेम्परेचर अगर फिलहाल T1 था, अगर वो बाद में चेंज होकर T2 हो गया, तो ये V1/T1 इज इक्वल टू K, V2/T2 इज आल्सो इक्वल टू K एज पर द इक्वेशन 6। तो ये हमारे दो केसेस बन सकते हैं A एंड B। जरा देखो, V1/T1 इक्वल्स टू K, V2/T2 इक्वल्स टू K। बेटा आपने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर कोई भी दो इक्वेशंस की कोई दो साइड्स लेफ्ट या राइट साइड बराबर होती है, तो उनकी उन इक्वेशंस की दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर होती है। तो देखो इन इक्वेशन A और B में क्या है कि राइट साइड इज इक्वल टू K एंड हेयर आल्सो राइट साइड इज इक्वल टू K, इट मीन्स देयर लेफ्ट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो फ्रॉम दीज two equations A and B we get here a net conclusion V1 upon T1 equals to V2 upon T2, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 7 है ऊपर, ठीक है। तो वो आपके पास इस तरह से बेटा, कहने का मतलब है कि इस तरह से वो यहाँ पे डिराइव होती है इक्वेशन सेकंड V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। तो ये एक्सप्रेशंस आपने याद रखने हैं, ये जैसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करवाऊंगा गैस लॉज पे तो ये यूज़ होंगे बेटा, और जब कभी भी आपको न्यूमेरिक्स पूछे जाएंगे तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको किसी भी एंगल से जो है सवाल पूछा जा सकता है। तो V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, अगर इनमें से कोई भी चार चीज़ों में से एक चीज़ आपको निकालनी होगी और बाकी गिवन होंगी, तो आप उसको वहाँ से वैल्यूज़ इंसर्ट करके पुट करके बेटा आप निकाल सकते हो। तो अभी हमने जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ चार्ल्स लॉ में पढ़ना है बेटा, वो थोड़ा एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो वो हम सेकंड पार्ट ऑफ द चार्ल्स लॉ में करेंगे बेटा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।